हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है सॉइल का वो टजागी इक्वेशन का डेरिवेशन है जो हम कंसोलिडेशन में यूज़ करते हैं। और इसमें आप देखोगे 1925 में टजागी ने ये थ्योरी दी थी। और क्यों दी थी? हमको रेट ऑफ कंसोलिडेशन जब डिटरमाइन करना होता है तो हम इस इक्वेशन का या इस थ्योरी का यूज़ करते हैं। और कंडीशन क्या है? जो सॉइल मास है वो सैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, जो लोड उस पर लग रहा है वो स्टैटिक और स्टेडी लोड होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस के लिए हम क्या करेंगे? रेट ऑफ कंसोलिडेशन डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन का जो फॉर्म है वो आपको जनरल फॉर्म इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे जो CV है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले हम अजम्पशंस देखते हैं कि उसमें क्या क्या अजम्पशंस हैं। तो सबसे पहला हमारा जो अजम्पशन है वो है कि जो सॉइल हम लेंगे वो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, ठीक है। तो होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक को मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। होमोजीनियस सॉइल का मतलब ये है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। बट कहाँ पर? एक सॉइल सैंपल के लिए हम किसी भी सेक्शन को देखें, चाहे वो हम एक्स सेक्शन की बात करें, चाहे हम इस A पॉइंट की बात करें या B पॉइंट की बात करें। तो फॉर एग्जाम्पल हम वॉइड रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। तो वॉइड रेशियो जो है, ठीक, एक्स सेक्शन पे भी सेम होगा, A पॉइंट पे भी सेम होगा और B पॉइंट पे भी सेम होगा। मतलब थ्रू आउट द सॉइल सेक्शन किसी भी हम देखें जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी। अगर हम आइसोट्रॉपिक की बात करें तो अगर हम सेम इस E को देखें, वॉइड रेशियो को देखें, तो आइसोट्रॉपिक में हम पॉइंट कंसिडर करते हैं और उस पॉइंट पे अगर सारे डायरेक्शन में वो प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो कहलाता है आइसोट्रॉपिक। मतलब इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए जो EX है एक्स डायरेक्शन में और EY और EZ ये तीनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर हम दूसरा पॉइंट कंसिडर करेंगे तो हो सकता है इस पॉइंट से इस पॉइंट का वॉइड रेशियो अलग हो, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तीनों डायरेक्शन में वो वॉइड रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो होमोजीनियस मतलब सारे सेक्शंस पे सेम, और आपका आइसोट्रॉपिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन या पॉइंट पे सारे डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज़। तो पहला अजम्पशन हमारा हो गया होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट है कि सॉइल हमारा फुली सैचुरेटेड होगा। सिंपल सी बात है, फुली सैचुरेटेड मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगी 100%। तीसरा है कि जो वाटर होगा जो पोर्स में और जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए? इनकम्प्रेसिबल। क्योंकि अगर इनकम्प्रेसिबल नहीं होंगे तो जो इस पर एक्सटर्नल लोडिंग आएगी तो वो उसको क्या करेंगे? बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करेंगे, तुरंत वो कंप्रेस हो जाएगा सॉइल, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल है क्या क्या? सॉइल पार्टिकल्स और जो पोर्स में वाटर है वो, ठीक है। फिर उसके बाद के होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। फिर से कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। Darcy's law which is V equals to KI. V is flow velocity, K is coefficient of permeability and I is hydraulic gradient. ये हमारा Darcy's law है और ये भी वैलिड होगा थ्रू आउट द प्रोसेस। नेक्स्ट इज सॉइल लेटरली कन्फाइंड है। लेटरली कन्फाइंड होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सॉइल मास को देखें तो यहाँ पर अगर इसकी लोडिंग लग रही है तो ये इसका एक्सियल डायरेक्शन हुआ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। बाकी ये जो डायरेक्शन हुआ एक्स साइड में वो है लेटरल डायरेक्शन। तो यहाँ पर सॉइल का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। जो भी मूवमेंट या कंसोलिडेशन या वॉल्यूम डिक्रीज होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सियल या वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा। ये होता है लिटरली कन्फाइंड, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी गई है, लिटरली कन्फाइंड है और जो भी कंसोलिडेशन का प्रोसेस होगा वो सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट असम्पशन है हमारा MV विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, और ये भी हमारा थ्रू आउट कंसोलिडेशन के प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगा। अब MV होता क्या है? इसका अगर बेसिक फॉर्मूला देखिए तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ये बेसिकली आपका वॉइड रेशियो और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसके बीच में एक रिलेशन बताता है और ये वैल्यू होगी कांस्टेंट थ्रू आउट कंसोलिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट असम्पशन है कि जो ड्रेनेज होगा पोर वाटर का। अब पोर वाटर का ड्रेनेज मतलब, क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन मतलब एक्सपल्जन ऑफ पोर वाटर, और ये जो पानी निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका वर्टिकल डायरेक्शन में ही निकलेगा। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, सॉइल लिटरली कन्फाइंड है और जो भी पानी निकलेगा वो आपका सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ एक्सियल या वर्टिकल डायरेक्शन में ही निकलेगा। तो ड्रेनेज ऑफ पोर वाटर जो है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया आपका लास्ट अजम्पशन, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं डायग्राम जो हम डेरिवेशन में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले हम एक क्ले का सैंपल लेंगे, ठीक है। क्ले का सैंपल जिसकी हाइट होगी h या थिकनेस कह लें h होगी। इस सैंपल को हमने 2 सैंड लेयर के बीच में सैंडविच किया हुआ है और ये जो सैंड लेयर है ये ड्रेनेज फेस की तरह काम करेंगी। ये परमिएबल मटेरियल है और यहाँ से हमारा पानी बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। ड्रेनेज फेसेस है ये। इसके बाद जो भी हमारा ये लोड आप देख रहे हो, यहाँ पर हमने एक यूनिफॉर्म प्रेशर लगाया हुआ है
डेल्टा सिग्मा, और ये सैंड लेयर जो ऊपर वाली है उस पर हमने ये एक यूनिफॉर्म प्रेशर लगा दिया है डेल्टा सिग्मा। ठीक, फिर हमने क्या किया, ये जितने भी हमारे ऊपर वाला यहाँ पर जो पॉइंट है, मतलब टॉप ऑफ क्ले लेयर, बॉटम ऑफ क्ले लेयर और मिड ऑफ क्ले लेयर, इन तीनों को हमने, ये पीजोमीटर्स हैं, ये स्टैंड पाइप या पीजोमीटर बोलते हैं, इनको फ्लेक्सिबल पाइप्स के थ्रू, ये पाइप्स हो गए आपके 3 फ्लेक्सिबल पाइप्स, इन पाइप्स के थ्रू इन पीजोमीटर को हमने 3 जगह पे 3 सेक्शन में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा सेटअप। अब हमने क्या किया, एक ये एलिमेंट कंसिडर किया, स्मॉल एलिमेंट है क्ले का जो कि इक्विलिब्रियम में है। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी थिकनेस है dz और इसकी जो लेंथ है वो dx है। ठीक है, और ये कितनी डेप्थ पे है, z डेप्थ पे है हमारा फ्रॉम द टॉप सैंड लेयर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का इसका डेप्थ हो गया z। तो ये हमारा ओवरऑल सेटअप है ट्रेज़ागी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। अब इसी डायग्राम में आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, आइसोक्रोन्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पीजोमीटर्स में। तो आइसोक्रोन्स क्या होते हैं, आइसोक्रोन्स जो होते हैं वो कर्व्स होते हैं दैट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, यानी ये वो कर्व्स हैं ए बी सी डी ई सी एफ ई, यहाँ पे 3 आइसोक्रोन्स दिख रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, जो पोर वाटर प्रेशर कह लें हम या एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, थ्रू आउट द सैम्पल, अलग अलग टाइम इंटरवल पे। तो ये जो पहला आइसोक्रोन है ए बी, ये टाइम t0 पे है। जो दूसरा आइसोक्रोन है सी डी ई, वो एट टाइम t है, और लास्ट वाला सी एफ ई वो एट टाइम टी एफ है। तीनों टाइम पे हमने 3 आइसोक्रोन्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, और ये जो मैंने आपको डायग्राम के बारे में जो भी बताया उसकी ये थ्योरी मैंने सारा पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये आइसोक्रोन्स की डेफिनेशन भी हो गई, ये तीनों आइसोक्रोन्स के बारे में लिखा है ए बी सी डी ई सी एफ ई। ठीक है, ये आप यहाँ से देख लेना। मैं अब आपको 3 स्टेजेस बता देती हूँ कि 3 आइसोक्रोन्स हमने क्यों बनाए। अब जैसे पहला आप देखो t = 0, जब टाइम इंटरवल 0 होगा तो मतलब जस्ट आफ्टर द लोड एप्लीकेशन, उस केस में क्या कंडीशन होगी, जैसे ही हमने लोड लगाया, ठीक है, तो जो भी लोड हमारा लगता है वो आपको पता होगा, जो भी टोटल स्ट्रेस होता है हमारा, ठीक है, वो टोटल स्ट्रेस हमारा बराबर होता है इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर। ऐसा इसलिए है कि जो भी लोड लगा वो पोर वाटर और सॉइल सॉलिड्स ही अपने ऊपर लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियली क्या होगा, जितना भी लोड होगा जो कि यहाँ पे आपका डेल्टा सिग्मा है, वो सारा का सारा पोर वाटर प्रेशर ही आपका बियर करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें देखिए आप, ये मैंने इक्वेशन लिखी भी हुई है, यहाँ पर जितना भी आपका आप देखो लोड है वो सारा का सारा क्या है, आपका जो पोर वाटर है वही बियर करेगा। इस वजह से जो इफेक्टिव आपका स्ट्रेस होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि अभी सॉइल सॉलिड का कोई रोल नहीं है इस लोड को बियर करने में। एंटायर लोड इज बियर बाय पोर वाटर। तो ये आपकी कंडीशन आ गई इनिशियली। फिर क्या होगा, जैसे ही टाइम टी पे आप देखोगे तो टाइम टी पे क्या होता है कि आपका जो भी लोड है वो धीरे धीरे करके आपका क्या होता है, पोर वाटर से डिक्रीज होने लगता है पोर वाटर आपका, और वो धीरे धीरे आपके सॉइल पार्टिकल पे शिफ्ट होने लगता है या ट्रांसफर होने लगता है। तो यानी पोर वाटर टाइम के साथ डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, और आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो विद टाइम इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये आपका वो वाला टाइम होगा। ठीक है, लास्ट में आपका है एट टाइम टी एफ। यहाँ पर आपका आखिरी में क्या होगा, पोर वाटर, सारा का सारा पोर पानी निकल जाएगा जो भी होगा वॉइड्स में, और उस केस में आपका सारा का सारा पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0। और जो भी अप्लाइड लोड था आपका, या हम कह लें प्रेशर था, वो अब आपके जितने भी सॉइल सॉलिड्स होंगे वो बियर करेंगे। यानी अप्लाइड प्रेशर इज एंटायरली टेकन बाय सॉइल सॉलिड्स, और वही कहलाएगा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसीलिए 3 आइसोक्रोन्स हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, अब ये जो आपका डेरिवेशन वगैरह है, इस वीडियो को भी मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी, क्योंकि एक पार्ट में फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अभी आप फिलहाल ये डायग्राम और ये जो मैंने इस डायग्राम के बारे में आपको पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं, आप इनको देखें, एक बार फिर से पढ़ें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और नेक्स्ट पार्ट जो है इस लेक्चर का, उसमें मैं आपको इसका डेरिवेशन बताऊँगी सिंपली कि आप कैसे इसको याद कर सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।